हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 237 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 238 को, देखते हैं कहानी में क्या होता है। 5 दिन बाद अनिका के घर पे अनुराग के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था। पुलिस ने ये कर टाल दिया था कि अगर उन्हें अनुराग के बारे में कुछ भी मालूम होता है तो वो उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। उन्होंने अपनी खोज को अभी भी जारी रखा था। दादाजी की तबीयत में अभी कोई सुधार नहीं हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दिन में दादाजी की तबीयत बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन रात में उन्हें तेज बुखार आ जाता था। कुछ दिनों से अनिका की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से सुकन्या जी को बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज उन्होंने ज़बरदस्ती अनिका को शरत के साथ हॉस्पिटल भेज दिया, ताकि इस बात का पता चल सके कि अनिका की तबीयत खराब क्यों चल रही है। अनिका के हाव-भाव देख के प्रतिभा जी सबसे ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि घर में एक और नया तमाशा जो होने वाला था। जब से प्रतिभा जी यहाँ आई थीं, वो तब से ही राजेश जी और अनिका की शादी के लिए फ़ोर्स कर रही थीं। हॉस्पिटल आने के बाद अनिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों से उसको कुछ ज़्यादा ही थकान और चक्कर आ रहे थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कभी-कभी उसे उल्टियाँ भी होने लगती थीं। शाम के 6 बजे अनिका के कमरे में लगातार फ़ोन की रिंग से अनिका को अब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसने फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, मिल गया टाइम तुम्हें मेरे लिए? गुस्सा हो? नहीं, नहीं जनाब, मैं भला आपसे गुस्सा होने वाली कौन होती हूँ? आपका जब मन करे आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर मैं करूँ तो ये कह के टाल देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे मिल गया तुम्हें टाइम मेरे लिए? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ जाकर अपना काम करो और दिन भर उस लैपटॉप पे ही घूरते रहो। जो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, अगली बार मुझे कॉल मत करना। बीप 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 कॉल कट कर चुका था कि एक बार फिर से दोबारा फ़ोन रिंग करने लगा। अनिका ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया। लगातार फ़ोन रिंग होने की अनिका को रिसीव कर लिया। इससे पहले कि वो करती उसे नीचे से अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बेहद ही डरावनी लग रही थी। अनिका ने आज से पहले कभी भी अपने पापा की इतनी डरावनी आवाज़ नहीं सुनी थी। उसके पापा किसी पर चिल्लाते हुए उसके कमरे में आ रहे थे। अनिका ने जल्दी से अपने फ़ोन को कान पे लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ, और उसे कॉल कट कर दिया। उसने अभी एक बात नहीं सुनी। अभी की एक बात नहीं सुनी। पापा आप? अनिका ने अपने फ़ोन को बेड पर रख दिया और अपने पापा के सामने देखते हुए जल्दी से बेड से उतर कर उनके पास आके खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है जो उसके पापा इतने ज़्यादा गुस्से में हैं। इससे पहले अनिका ने कभी भी अपने पापा को इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था। गुस्से की वजह से उनके माथे की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। एक नज़र अपने पापा की तरफ देखा और फिर उनके पीछे खड़े पूरे घर वालों की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, जो सब लोग उसे ही गुस्से से घूर-घूर कर देख रहे हैं। क्या हुआ पापा? अनिका के इतना कहते ही सभी के कान में एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। तुम मुझे बताओ कि ये आखिर है क्या? राजा जी ने अनिका के चेहरे पे अपने हाथों को पकड़ते हुए कागज़ को फेंकते हुए कहा, भैया अब ये क्या बोलेगी? मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, जवान लड़की है, कुछ ऊँच-नीच हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी शादी कर दो। मैंने आपसे कितनी बार ये कहा था, लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। अब हो गई ना इतनी बड़ी गलती, कौन करेगा एक ऐसी लड़की से शादी जो बिना ब्याहे ही माँ बनने वाली है? प्रतिभा जी ने राजेश जी को गुस्से की आग में घी डालते हुए कहा। थप्पड़ की वजह से अनिका का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसे अभी कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। थप्पड़ इतनी तेज़ था कि अनिका को अब भी अपने कानों की झनझनाहट महसूस हो रही थी। अनिका ने जैसे ही खुद को सँभाल कर अपने चेहरे को वापस से राजेश जी की तरफ देखने के लिए उठाया कि फिर से उसके गाल पे एक और थप्पड़ मार दिया गया। इस बार ये थप्पड़ अनिका को सुकन्या जी ने मारा था। उन्होंने कितना विश्वास किया था कि अनिका के ऊपर, लेकिन आज उनका विश्वास चकनाचूर हो गया था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने उनकी खुद की बेटी खड़ी हुई है, वो बेटी जिससे वो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। आज उनकी बेटी ने उन्हें कहीं का मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं तो भाभी आपसे पहले ही कहा था कि प्रतिभा जी ने सुकन्या जी के गुस्से में और पकड़ते हुए कहा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 238 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 239 सेट करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सुकन्या जी की थप्पड़ की वजह से अनिका फर्श पे गिर गई। सुकन्या जी ने फिर से अनिका को उसी गाल पे थप्पड़ मारा था जिस पर राजेश जी ने एक बार पहले थप्पड़ मारा था। अनिका के गाल पूरी तरह से थप्पड़ के निशान बन चुके थे। अनिका ने अपनी आंसू से भरी आंखों से उठाकर राजेश जी और सुकन्या जी की तरफ देखा। दोनों की तरफ देखने के बाद अनिका ने फिर सबकी तरफ उसके भाई और उसके भाभी दोनों अपने सर नीचे झुकाए खड़े थे। वही हॉल में उसके चाचा चाचा भी थे।
किसी ने भी अपनी नज़रों से उठा के अनिका की तरफ नहीं देखा, जिसे देख के अनिका को और ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसका वो भाई जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, आज वो चुपचाप खामोश खड़ा हुआ था। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बहन क्या सच में ये किया है या नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कभी, जहाँ उसकी फैमिली वाले उसका साथ छोड़ देंगे। अनिका ने हिम्मत करके अपने पापा से पूछा कि आखिर किया क्या है मैंने, किसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। पापा, आखिर हुआ क्या है जो आप। अनिका ने बस इतना ही कहा था कि राजेश जी ने उसे ऊपर कुछ कागज़ों को फेंक दिया। देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज आज मुझे नफ़रत हो रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। काश तुम पैदा होते ही मर गई होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो तुम्हारी काली करतूत। राजेश जी ने अनिका के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। आज से पहले उन्होंने कभी भी अनिका से ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज अनिका की इस गलती की वजह से उनका सारा प्यार धरा का धरा ही रह गया। राजेश जी ने वहाँ से रुकना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। जाते जाते उन्होंने एक नज़र अनिका की तरफ देखा और कहा, इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। मैं अब कभी भी इसी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। मर गई मेरे लिए। पता नहीं किसके साथ अपना मुंह काला करके के आई है और न जाने किसका गंदा खून इसके पेट में पड़ रहा है। ये बात प्रतिभा जी ने ही कही थी। अब एक और शब्द किसी ने कहा तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, और खबरदार, जो किसी ने भी मेरे बच्चे को गंदा खून कहा तो यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं भूल जाऊँगी कि आप में से किसी का भी रिश्ता अनिका के साथ है, और वो होगा जिसका और वो होगा जिसका आप में से किसी को भी कल्पना भी नहीं की होगी। सबने पीछे मुड़ के देखा जहाँ पे आवाज़ आ रही थी। अब तुम कौन हो? हमारे घर में कैसे घुस आए? शरद ने अपने सामने खड़े हुए इंसान की तरफ देखा, जो कि ना कि उसके घर में घुस आया था, बल्कि उनके निजी मामलों में घुसने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जब वो इंसान अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला तो शरद ने दोबारा से अपनी बात कही। जानना नहीं चाहोगे कि जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहन पर इतना बड़ा सवाल उठाया तो तुम चुपचाप खामोश होड़ के खड़े हो, अपनी बहन का तमाशा बनते देख रहे हो। क्या तुम अपनी बहन से इतना विश्वास करते हो? एक बार भी किसी ने पूरी बात जानने की कोशिश नहीं की, बस कुछ कागज़ों पर विश्वास करके चले गए अपने परवरिश पर हाथ उठाने के लिए। क्या तुम अपनी बहन को इतना ही समझ पाए हो? तुम होते कौन हो हमारे परिवार के निजी मामले में बोलने वाले? यह आवाज़ राजेश जी की थी। उन्हें अपने सामने खड़ा हुआ इंसान कुछ और जाना पहचाना सा लग रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उससे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें ठीक तरह से याद नहीं आ रहा था। भैया, मुझे लगता है ये लड़का ऐसा नहीं जाने वाला। हमें पुलिस बुला लेना चाहिए। आजकल के लड़कों की हिम्मत तो देखो, जब मन चाहा किसी के भी घर घुस आते हैं। प्रतिभा ने फिर से गुस्से में आग में घी डालते हुए कहा, मुझे तो लगता है ये लड़का ज़रूर अनिका से मिलने आया होगा। विपिन शर्मा ने आगे बढ़ के पुलिस का नंबर डायल करते हुए इंसान की तरफ दिखते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। अब तुम्हें तो पुलिस ही ठिकाने लगाएगी। तुम खुद कल के जाओगे या धक्के मार के तुम्हें यहाँ निकाला जाए? मैं यहाँ पर अपनी सबसे कीमती चीज़ ले आया हूँ और उसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊँगा। और क्या है तुम्हारी सबसे कीमती सामान? ये आवाज़ राजेश जी की थी। वो जिससे अपनी नज़रों से वो जिससे आपने अपनी नज़रों से नीचे गिरा दिया है। ये कहते हुए सबसे साइड करते हुए अनिका के रूम में घुस आया और अनिका की तरफ देखा, जो कि अब बेहोशी की हालत में ज़मीन में पड़ी हुई थी। अभी भी अनिका को अपनी बाहों में उठा लिया और गाल पे उसके थप्पड़ पड़ा हुआ था, जो कि सूज चुका था। शरद ने आगे बढ़ के अभी को रोकना चाहा, लेकिन उसके पापा ने हाथ दिखा के उसे मना कर दिया। जी हाँ, वो कोई और इंसान नहीं बल्कि अभी था। जब अनिका ने कॉल कट किया था तो वो कॉल कट नहीं हुआ था, और अनिका ने अभी भी अचानक से पापा के कमरे में आ जाने से उसने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी ने वहाँ हो रही सारी बातों को सुन लिया था। अनिका के लिए ऐसे शब्दों को सुनकर अभी के गुस्से का कोई सब्र नहीं रहा। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस खुद पे आ रहा था, क्योंकि अनिका के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 239 कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 240 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अनिका को अपनी बाहों में उठाने के बाद अभी ने प्रतिभा जी की तरफ देखा, और आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है। अभी अभी बिल्कुल अभी
अभी बिल्कुल भी प्रतिभा जी की सच्चाई को सबके सामने नहीं ला सकता था। अगर वो कह भी देता तो भी कोई बात पे विश्वास नहीं करेगा। अभी के हालात को समझते हुए अभी ने अनिका को यहाँ से ले जाना ही ठीक समझा। वह प्रतिभा जी से एक-एक करके अपने सारे हिसाब पूरे करेगा। उसने नफ़रत से प्रतिभा जी की तरफ देखा, जो कि मन ही मन खुश हो रही थी। अभी की नज़र बड़े ही खतरनाक तरीके से प्रतिभा जी को ही देख रही थी। अभी का मन कर रहा था कि वो प्रतिभा जी को अभी इसी वक़्त मार दे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अभी जब वहाँ से अनिका को लेके जा रहा था तो किसी ने भी अनिका को अभी को रोकने की कोशिश नहीं की। सबने अनिका के मुँह मोड़ लिया। आज के बाद कभी भी मुझे इस लड़की की अपने घर में शक्ल नहीं दिखाई देनी चाहिए। मर गई है मेरे लिए, शायद मुझे एक भी फ़ोटो नहीं दिखनी चाहिए इसकी। ये कहते हुए राजी जी अपने कमरे में चले गए। अभी भी अभी अभी भी वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। इस उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनिका थी। घर से निकलने के बाद अभी ने अनिका को कार में अच्छे से बैठाया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और कार को ड्राइव करने लगा। इस बीच किसी ने भी एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही अभी कोई रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि सुकन्या जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे सबने अनिका को अपना मुँह मोड़ लिया था। अभी की कार जैसे ही अनिका के घर से बाहर निकली है, सुकन्या जी ने अपने रूम की खिड़की को बंद कर दिया और वो ज़मीन पे बैठ के फूट-फूट के रोने लगी। और वो ज़मीन पे बैठ के फूट-फूट के रोने लगी। रह कर उन्हें यही अहवाल आ रहा था कि आखिर क्या कमी रह गई थी उनकी परवरिश में, जो अनिका ने उन्हें ये सिला दिया। सब लोग अपने कमरे में चले गए। घर में ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जैसे कोई मातम हो गया हो। डॉक्टर के कहे मुताबिक अनिल शर्मा के लिए हवा पानी चेंज करने के लिए दादी अनिल शर्मा और अर्नब और आरोही की जी छोटे भाई के यहाँ गए हुए थे, जो कि बनारस में रहते थे। दादा दादी और अर्नब और आरोही एक दिन पहले ही बनारस के लिए निकल चुके थे। अगर दादी यहाँ होती तो आज अनिका के साथ ऐसा ना हो पाता। राधिका के अपार्टमेंट में मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिर आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए राधिका ने फिर से डोर बंद करने की कोशिश की, लेकिन पार्थ है कि उसे डोर बंद करने ही नहीं दे रहा था। पार्थ अभी भी बेहद ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। राधिका जहाँ अपने हाथों से डोर बंद करने की कोशिश कर रही थी, वहीं पार्थ ने एक हाथ से ही डोर को रोक रखा था। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरी मेरी बात को ज़रा सा भी सुना नहीं है और वही किया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पात ने एक झटके से डोर खोल दिया जिससे राधिका काफ़ी देर से बंद करने की कोशिश कर रही थी। पात के इस तरह से अचानक बंद करने से राधिका के 2 कदम पीछे हट गई। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, किसी के साथ कहीं भी जा सकती हूँ। आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मानना पड़ेगा। कुछ दिनों में तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मेरे मना करने के बाद भी तुम उससे पीयूष के साथ डिनर पे गई। ये कहते-कहते पार्थ धीरे-धीरे राधिका की तरफ बढ़ने लगा। पार्थ आज बिल्कुल भी पहले की तरह डरावना लग रहा था। पार्थ के एक-एक करते कदम राधिका को अपने पैरों को पीछा करने लगी। राधिका के पास पीछे जाने के लिए भी कहीं भी जगह नहीं बची थी। राधिका ने जैसे ही साइड में बचने के लिए निकलने की कोशिश की, तो पार्थ ने उसे घेर लिया और इसी के साथ अब राधिका के पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ से जाने को यहाँ से जाने का आप यहाँ से जाने का आप क्यों मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे और आपके रास्ते अलग-अलग हैं। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। आप जितनी जल्दी समझ सकें उतना ही अच्छा होगा आपके और मेरे लिए। राधिका ने ये सब बात को अपने चेहरे से दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ये मैं डिसाइड करूँगा कि हमारे रास्ते एक हैं या अलग-अलग, लेकिन जो तुमने आज किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के रहेगी। मेरे मना करने के बाद भी तुम उस पीयूष से मिली, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने वो किया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? जल्दी बोलो मैं अपना अब अपना क्या पस जल्दी बोलो, मैं अब क्या पनिशमेंट दूँ तुम्हें? ये कहते हुए पार्थ ने राधिका को मजबूर कर दिया अपनी तरफ देखने के लिए। राधिका ने पहले पार्थ की तरफ देखा, जहाँ पहले गुस्सा ही गुस्सा नज़र आ रहा था, उसकी आँखों में अब शांत हो चुकी थीं। उनमें अब राधिका के लिए गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। लंबी तीखी नाक, पतले होठ, काली गहरी आँखें, माथे पे आते हुए बिखरे बाल, सही ज उम, सही उम, बाल सही जा रही हो। अगर ऐसे ही मुझे देखती रहोगी तो सच मुझे प्यार हो जाएगा। तुम्हें भी, लेकिन अब तुमने गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ही। मेरे मना करने के बाद भी नहीं मानी। किस मी? पार्थ ने राधिका के होठों की तरफ देखते हुए कहा। व्हाट? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 240 कंप्लीट होता है।
सो दोस्तों आपको एपिसोड 240 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।